तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी आबकारी परीक्षा 2023 के साथ साथ वन रक्षक, डिप्टी जेलर, जेल प्रहरी, एमपी पटवारी, एमपी पुलिस एवं अन्य सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण फ्री प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जहां पर आज हम कवर करेंगे जनरल साइंस के साथ में एनसीईआरटी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और बिल्कुल सामने छपे हुए प्रश्न मिलेंगे। देखिए, प्रश्नों का लेवल आज थोड़ा अच्छे लेवल के प्रश्न होंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। ये वे प्रश्न होंगे जो एग्जाम में आपके और दूसरे एस्पिरेंट के बीच में जो है कंपटीशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी देते हुए आगे बढ़ेंगे। और आपको बता दें, सारे प्रश्न अगर आप इसी सीरीज को देखते रहते हैं तो यहीं से आपके साइंस के सारे प्रश्न फंस जाएंगे, ठीक है। सबसे लेटेस्ट जो प्रश्न है उन लेटेस्ट प्रश्नों को हमने कवर किया है। जैसे कभी हाल ही में एमपी में सब ग्रुप 1 का एग्जाम हुआ था, एएनएम का एग्जाम हुआ था, एनटीपीसी रेलवे का एग्जाम हुआ था, एमपी पुलिस 2022 का एग्जाम हुआ था। तो सबसे लेटेस्ट वे प्रश्न जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों को आज हम कवर करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं, सीधे चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिए पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न है, इंसुलिन में मौजूद एक धातु कौन सी है। देखिए, ये प्रश्न नया प्रश्न है, एनटीपीसी रेलवे के मेंस में पूछा गया है। तो आपके एमपी पुलिस के एग्जाम में, एमपी पटवारी के एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। बताइए कौन सी ऐसी धातु होती है जो इंसुलिन में मौजूद होती है। एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा या फिर जिंक। आइए आंसर देख लेते हैं। प्रश्न का सही आंसर है डी, यानी कि जो जिंक धातु होती है वो आपके इंसुलिन में मौजूद रहती है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, इंसुलिन की बात कर लेते हैं। देखिए, इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अग्नाशय के बीटा कोशिका से निकलता है। याद रखिएगा, इंसुलिन कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से। अग्नाशय में भी कहाँ से निकलता है? तो बीटा कोशिकाओं से निकलता है इंसुलिन, ठीक है। इसे शरीर का प्राथमिक उपचय हार्मोन भी कहते हैं। यह प्रश्न पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी में कि शरीर का प्राथमिक उपचय हार्मोन कौन सा है। तो याद रखिएगा, इंसुलिन हार्मोन शरीर का प्राथमिक उपचय हार्मोन है, ठीक है। बिल्कुल नया कंटेंट आपको मिलने वाला है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आएंगे। वो जमाने चले गए जब पुराने प्रश्न आते थे, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, या फिर मानव की आंत में, मानव के पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये सब जमाने चले गए, ये सिंपल प्रश्न अब नहीं आएंगे, ठीक है। कुछ नए लेटेस्ट प्रश्न आएंगे और उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा एक संयोजी ऊतक है जो दो हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ता है। यानी हड्डियों को आपस में जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है? टेंडन, या फिर इसे हिंदी में कंडरा कहते हैं। उसके बाद मांसपेशी, नंबर सी है उपस्थि, और नंबर डी है अस्थिबंध, जिसे लिगामेंट कहते हैं, ठीक है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। फिर ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है वो भी हम आपको बताते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न का सही आंसर है डी, यानी कि जो अस्थिबंध होता है जिसे लिगामेंट कहते हैं, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, तो लिगामेंट होता क्या है? तो लिगामेंट कठोर लचीली संयोजी ऊतकों का एक छोटा सा बैंड होता है। यानी कठोर और लचीले संयोजी ऊतकों का एक छोटा सा ऐसे बैंड टाइप में होता है, ठीक है, जो दो हड्डियों को जोड़ता है। जैसे हड्डी कहीं पर टूट जाती है तो उनको जोड़ने का काम कौन करता है? लिगामेंट करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हड्डी को मांसपेशी से, यानी कि मान लीजिए ये आपकी हड्डी है, ऐसे करके होती है ना हड्डी ऐसे, और ये आपकी मांसपेशी है। तो हड्डी और मांसपेशी को जोड़ने वाला क्या होता है? तो वो आपका टेंडन के द्वारा जोड़ा जाता है। यानी टेंडन क्या करता है? तो हड्डी और मांसपेशी को जोड़ता है। लिगामेंट क्या करता है? तो हड्डी और हड्डी को जोड़ता है। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हड्डी कौन जोड़ता है और हड्डी और अस्थि को कौन जोड़ता है। याद रखिएगा, हड्डी और हड्डी को आपका लिगामेंट जोड़ता है, जिसे अस्थिबंध कहते हैं। हिंदी में नाम जरूर याद रखिएगा। और हड्डी और मांसपेशी को कौन जोड़ता है? तो टेंडन, जिसे हम कंडरा कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। ये प्रश्न तो लगभग फेवरेट ही है आपके एमपी के व्यापम का। रासायनिक भौतिक परिवर्तन जरूर पूछा जाता है। इस प्रश्न में हम रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तन को आपका क्लियर कर देंगे। देखिए, पानी में चीनी का घुलना, बर्फ का पिघलना, क्रिस्टलीकरण या फिर दूध का खट्टा होना। आइए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर है डी, यानी कि जो दूध का खट्टा होना है वो एक रासायनिक परिवर्तन है। सर, ये रासायनिक और भौतिक परिवर्तन होता क्या है, बता दीजिए। तो आइए देखते हैं। देखिए, तो रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें हम नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, ठीक है। और अधिकांश रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है अनुत्क्रमणीय शब्द, याद रखिएगा। जो भी रासायनिक परिवर्तन होगा वो अनुत्क्रमणीय होगा, ठीक है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो भौतिक परिवर्तन हमेशा उत्क्रमणीय होता है और भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जरा एग्जाम्पल से देखिए। देखिए एग्जाम्पल से,
जैसे दूध का खट्टा होना है, दूध अगर एक बार खट्टा हो गया, एक बार फट गया, तो क्या आप दोबारा दूध प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, उससे पनीर ही मिलेगा, ठीक है ना। तो क्या हुआ, दूध के खट्टे होने से नया पदार्थ का निर्माण हुआ, ठीक है ना। तो ये कैसा परिवर्तन है, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। चलिए अब देखिए भौतिक परिवर्तन। पानी में अगर आप चीनी को घोल देते हैं, ठीक है, पानी में आपने चीनी को घोल दिया, अब क्या आप चीनी से मतलब पानी से फिर से चीनी प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। पानी को गर्म कर दीजिए, पानी पानी उड़ जाएगा, चीनी चीनी रह जाएगी, क्या मिल गया, फिर से वही पदार्थ मिल गया, कोई नया पदार्थ तो नहीं बना। तो ये आपका भौतिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। बर्फ का पिघलना, बर्फ है आपकी, वो आपकी पिघल गई, क्या आप दोबारा बर्फ प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। फ्रिज में रख दीजिए, बर्फ जम जाएगी, दोबारा बर्फ मिल जाएगी। तो क्या हुआ, कोई नया पदार्थ तो बना नहीं, वही पदार्थ पुनः मिल गया। तो जिसमें वही पदार्थ पुनः मिल जाता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, और जिसमें अगर एक बार पदार्थ बन गया तो पुनः दोबारा वह पदार्थ वापस से नहीं मिल पाएगा, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। बीच में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम स्क्रीनशॉट के साथ में आएगा, और कल जिन लोगों ने आंसर दिया है उनका नाम वीडियो के अंत में आपको दिखाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन महिला प्रजनन अवयव का हिस्सा नहीं है? जानते हैं महिला जो प्रजनन के अवयव होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। महिला और पुरुष दोनों के अंगों से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए कौन सा इनमें से महिला प्रजनन अंग का अवयव नहीं है? देखिए अंडाशय, शुक्रवाहिनी, गर्भाशय या फिर डिंबवाहिनी। आइए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि जो शुक्रवाहिनी है वो महिला का अंग नहीं होता है। तो सर किसका अंग होता है, आइए देख लेते हैं। देखिए पुरुष प्रजनन अंग होता है कौन सा, शुक्रवाहिनी। तो कुछ पुरुष प्रजनन अंग को देख लीजिए जो परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। तो पुरुष प्रजनन अंगों में एक जोड़ी वृषण होता है जिसे टेस्टिस कहते हैं, फिर उसके बाद शुक्रवाहिनी होती है और एक लिंग होता है। ये तीनों किसका है, ये पुरुष का है। महिला के देख लीजिए मादा प्रजनन अवयव कौन कौन से हैं, तो डिंबवाहिनी है, योनि है, गर्भाशय, ग्रीवा है और गर्भाशय। और इनसे प्रश्न लगातार पूछे ही जाते रहते हैं। फिर बच्चे क्या करते हैं, समझ में नहीं आता, छोड़ करके चले जाते हैं या फिर गलत लगा करके चले जाते हैं। आप अगर सक्सेस जंक्शन पर शुरू से लास्ट तक इस सीरीज में बने रहेंगे तो मेरे भाई मैं पक्का आपको विश्वास दिला रहा हूं, ऐसे भी प्रश्न जो बहुत कठिन होंगे उनको भी आप बड़ी आसानी से सॉल्व करके आ जाएंगे, और 4 से 5 नंबर दूसरे लोगों से ज्यादा आएंगे आपके, और आप आसानी से सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इसके लिए जरूरी है वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने एक जो है व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, एक टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। लाइक और अगर व्यूज़ अच्छे रहते हैं तो हमारा मन करता है हाँ भाई और वीडियो बनाओ और अपने दोस्तों के लिए वीडियो बनाओ, ठीक है ना। और वहीं अगर लाइक वगैरह कम रहता है तो फिर मन ये कहता है इतना समय बर्बाद कर रहे हो मेरे भाई, कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसलिए आपको लाइक करना और शेयर जरूर करना है, और एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है वीडियो सीरीज आपको कैसी लग रही है। पटवारी की भी वीडियो सीरीज अलग चल रही है जहां पर हम कंप्यूटर और आपका जो मैनेजमेंट है इन दोनों के एमसीक्यू ऐसे ही कवर कर रहे हैं डिटेल के साथ में, ठीक है। देखिए इनमें से कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता है, यानी कि ऐसा एक रोग है जिसमें वायरस नहीं होता, कुछ और होता है। आइए देखते हैं कौन सा है, डेंगू, एड्स, सर्दी या फिर तपेदिक। आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है डी, यानी कि जो तपेदिक है वो वायरस की वजह से नहीं होता। तो सर किसकी वजह से होता है, आइए देख लेते हैं। देखिए तपेदिक जिसे हम टीबी कहते हैं, ठीक है, टीबी वो टेलीविजन वाला नहीं, टीबी कहते हैं, ठीक है। एक संक्रामक रोग है, पहली बात तो ये एक संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है, यानी कि जो आपकी तपेदिक है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया है, नाम याद रखिए क्योंकि पूछा जाता है बैक्टीरिया का नाम, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस बैक्टीरिया, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। बाकी आपका जो एड्स हो गया, डेंगू हो गया और जो सर्दी जुकाम हो गया, ये सभी वायरस की वजह से होते हैं, ठीक है। और ये तपेदिक जिसे टीबी कहते हैं ये आपका बैक्टीरिया की वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन पर मिल जाएगा, 2 दिन बाद इसका पीडीएफ डल जाता है, प्रीवियस सारे वीडियो के पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएंगे। चलिए आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी, महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगातार पूछा गया है, एनटीपीसी मेंस में भी पूछा गया है और ग्रुप डी के भी 3 से 4 सेट में आया है। देखिए ग्रुप डी और एनटीपीसी मेंस इनके जो भी साइंस के प्रश्न थे वो आपके एग्जाम में सीधे रखे हुए मिलेंगे, ठीक है ना। तो कहीं से अगर आपको ये प्रश्न मिल जाते हैं तो आप जरूर कर लीजिएगा। बाकी हम तो लगातार ये आपके प्रश्नों को कवर कराने का प्रयास करेंगे, टॉप 500 प्रश्नों को हम कवर करा देंगे एनटीपीसी मेंस और ग्रुप डी के, और वहीं से सीधे प्रश्न आपको रखे हुए मिलेंगे, ठीक है। देखिए कार्ल लैंडस्टीनर, चार्ल्स रिचर्ड, विलियम हार्वे या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखते हैं। आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी, प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि कार्ल लैंडस्टीनर ने आरएच फैक्टर की खोज की थी, ठीक है। देखिए तो आरएच फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1940 में की थी, ठीक है। आरएच फैक्टर को ही हम रीसस फैक्टर कहते हैं। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि आरएच फैक्टर का दूसरा नाम क्या होता है, ग्रुप डी में पूछा गया है। तो आरएच फैक्टर का दूसरा नाम रीसस फैक्टर होता है, ठीक है। यह एक प्रकार का प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं के बाहर पाया जाता है, ठीक है। डीपली अगर आपसे प्रश्न बनेगा तो ये बोला जाएगा आरएच फैक्टर कहाँ पाया जाता है, तो आरएच फैक्टर लाल रक्त कोशिकाओं के बाहर पाया जाता है, आरबीसी के बाहर आरएच फैक्टर पाया जाता है, ठीक है।
लोग ज़्यादातर विलियम हार्वे और कार्ल लैंडस्टीनर में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन याद रखिएगा RH फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, ब्लड ग्रुप विलियम हार्वे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। तो निम्नलिखित में से किस घरेलू वस्तु में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, आपको ये बताना है कि इनमें किसमें सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। H2SO4। देखिए, सिरका, बैटरी, टूथपेस्ट या फिर मक्खन। चलिए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि जो आपके घरों में बैटरी होती है उन बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। कुछ जानकारी देखिए। तो बैटरी अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि जो बैटरी का अम्ल होता है वो कैसा होता है, वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिससे 37% सांद्रता जरूर याद रखिएगा। प्रश्न पत्र को कठिन बनाएंगे। देखिए, आबकारी का जो आपका एग्जाम है वो अच्छे लेवल का ही आएगा। क्यों? क्योंकि पोस्ट कम है। ठीक है, उसके बाद फिजिकल भी नहीं है, तो ये चाहेंगे कि कम से कम लोगों पर उन्हें मशक्कत करनी पड़े, इसलिए अच्छे लेवल के प्रश्नों को वहाँ पर रखा जाएगा। आप ये कोशिश कीजिए कि चाहे वो मैथ हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे रीजनिंग हो, अच्छे लेवल के प्रश्नों को कीजिए, यानी कि बैंकिंग लेवल की आप रीजनिंग कीजिए। तो हर जगह आपका, देखिए, एक हम सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें आपको बताएंगे कि आप मात्र एक सिलेबस को फॉलो करके कितने 5 से 6 एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकते हो, जो लगी भर्ती हैं। जल्दी वो वीडियो आने वाला है। ठीक है, तो एक ही सिलेबस को पढ़ करके आप लगभग 5 से 6 एग्जाम को वहां पर क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए। तो 37% सांद्रता पर प्राप्त करने के लिए पानी से भी पतला किया जाता है। ठीक है, पानी से पतला कर दिया जाता है। इस विशेष प्रकार की अम्ल का उपयोग सीलबंद लेड अम्ल बैटरी में किया जाता है। जो लेड अम्ल बैटरी होती है, पीबी, लेड का सूत्र पीबी होता है, तो पीबी वाली जो बैटरी होती है उसमें इसका यूज किया जाता है। ठीक है, बाकी अन्य ऑप्शन की बात करें, मक्खन को आप जानते ही हैं। टूथपेस्ट में आपने सुना भी होगा, भाई टूथपेस्ट में नमक है क्या? तो नमक वमक कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की बात है। ठीक है ना, टूथपेस्ट में नमक नहीं होता, ये तो प्रचार के लिए कहते हैं। बैटरी में H2SO4 हो गया। सिरका की बात करें तो सिरका का सूत्र होता है CH3COOH, जिसे हम एसिटिक एसिड कहते हैं। तो सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो मक्खन है ना, वो पायस का उदाहरण है। कई बार पूछा गया है मक्खन किसका उदाहरण है, तो पायस का उदाहरण। देखिए, किस तत्व का रासायनिक व्यवहार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? जो भी कोई तत्व है उसका रासायनिक व्यवहार है वो इनमें से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? रासायनिक का मतलब है किससे क्रिया करेगा, किससे रासायनिक बंध बनाएगा, नहीं बनाएगा, वो इनमें से किसके द्वारा निर्धारित करते हैं। देखिए, एक तत्व की संयोजकता से, एक तत्व का मोलर द्रव्यमान से, एक तत्व का मोलर आयतन से, या फिर एक तत्व के आकार से। आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि एक तत्व की संयोजकता क्या है उसके आधार पर ही आप पता कर सकते हैं कि उसका रासायनिक व्यवहार कैसा है। ठीक है, देखिए, किसी तत्व का रासायनिक व्यवहार उस तत्व की संयोजकता द्वारा निर्धारित किया जाता है। रासायनिक परमाणुओं को बनाते समय एक तत्व की अन्य परमाणु के साथ संयोजन करने की क्षमता को ही संयोजकता कहते हैं। जैसे कि NaCl हो गया। ठीक है, तो Na धन आयन, Cl ऋण आयन, तो ये क्या है? ये संयोजकता है ना इनकी। इसी से ही आप अंदाजा लगाते हैं कि इसका व्यवहार कैसा है। ठीक है, तो NaCl क्या है? एक तरह का लवण है जिसे हम नमक भी कहते हैं। ठीक है, तो उसके मतलब कि उसकी जो संयोजकता होती है उसके आधार पर ही आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, अभी भी वीडियो को नहीं लाइक किया तो मेरे भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। देखिए, सभी परमाणु आमतौर पर विद्युत के डैश होते हैं, यानी विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं, उदासीन होते हैं, धनावेशित होते हैं। आइए ऑप्शन देख लें। उदासीन, धनावेशित, ऋणावेशित, या फिर इनमें से कोई नहीं। विद्युत के क्या होते हैं? सभी परमाणु। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि जो जितने भी परमाणु होते हैं वो सभी विद्युत के प्रति उदासीन होते हैं। देखिए, तो सभी परमाणु आमतौर पर विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। परमाणुओं में क्या क्या पाया जाता है याद रखिएगा, पूछा गया है। तो परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 भाग पाए जाते हैं एक परमाणु के अंदर। और लगातार पूछा जाता रहता है कि जो प्रोटॉन है वो धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, या क्या है क्या नहीं है। तो याद रखिएगा, जो प्रोटॉन होता है वो धनावेशित होता है, इस पर प्लस चार्ज होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणावेशित होता है, आपने देखा भी होगा E- लिखा रहता है। तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, प्रोटॉन धनावेशित, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, तो फाउंटेन पेन जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो फाउंटेन पेन होती है, ये तो मतलब एक नॉर्मल सा प्रश्न है, लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है, हर एक एग्जाम में ये प्रश्न जरूर आता है कि फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठ तनाव पर, केशिकत्व पर, आर्किमिडीज सिद्धांत पर, या फिर घर्षण बल पर? आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि जो केशिकत्व होता है उस सिद्धांत के आधार पर जो है फाउंटेन पेन कार्य करता है। केशिकत्व के अनुदाहरण आप देख लीजिए। जैसे आप कोई खेत की जुताई कर देते हैं ना, एक मिनट देखिए, आप किसी खेत की मान लीजिए जुताई कर दी, ठीक है, उसमें आपने पानी डाल दिया, तो आप ये देखेंगे कि जो मेड़ होती है ना, ऊपर वाली मेड़, यहाँ पर आप पानी यहाँ पर भर रहे हैं, पर जो पानी होता है वो मेड़ तक पहुँच जाता है। तो कैसे पहुँच जाता है? इस केशिकत्व की क्रिया के द्वारा ही वहाँ पर पहुँच जाता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लें। तो जब किसी पतली अवनालिका को एक तरल में डुबाया जाता है तो जो केशिका में तरल या तो ऊपर चढ़ता है या आसपास के सापेक्ष उतरता है, इस घटना को केशिकत्व कहा जाता है। ये तो देखिए टेक्निकल लैंग्वेज हो गई। सिंपली आपको ये समझना है कि केशिकत्व वह क्रिया है जिसके द्वारा कोई जल हो या कोई भी तरल पदार्थ हो जिसके द्वारा अन्य क्षेत्रों तक आसानी से पहुंच जाता है, उसे हम केशिकत्व कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और दिया गया है पृष्ठ तनाव।
पृष्ठ तनाव वाला प्रश्न बहुत आता है कि जो पानी की बूंदें होती हैं, वर्षा की बूंदें, वो गोल क्यों होती हैं? तो याद रखिएगा, वर्षा की बूंदें इन पृष्ठ तनाव की वजह से ही गोल होती हैं। ये जरूर आपको याद रखना है, ठीक है। और जो दाढ़ी वाले ब्रश होते हैं, उसको आप जब डुबोते हैं, दाढ़ी बनाने वाला ब्रश होता है, तो वो क्यों सिकुड़ जाता है? तो ये भी आपको याद रखना है कि पृष्ठ तनाव की वजह से वो दाढ़ी वाला ब्रश जो है वो सिकुड़ जाता है। एक और आपको याद रखना है कि नाली में जो मच्छर होते हैं, अगर उसमें आप मिट्टी का तेल डाल देते हैं तो मच्छर डूब करके क्यों मर जाते हैं? क्योंकि जो पृष्ठ तनाव होता है वो टूट जाता है, जिस पर मच्छर बैठे रहते हैं, और पृष्ठ तनाव टूटने की वजह से मच्छर डूब करके मर जाते हैं, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल हैं जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर पृथ्वी के आकर्षण बल को किस रूप में जाना जाता है? आज प्रश्नों की संख्या हमने बढ़ाई है, क्योंकि बहुत से लोगों ने कमेंट किया सर प्रश्नों की संख्या थोड़ा बढ़ाई है। अभी तक हम 10 प्रश्न लेकर के आते थे, आज 14-15 प्रश्नों को हमने कवर किया, ठीक है। लेकिन डिटेल में समझाते हैं, इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। आपको वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना है, ठीक है। देखिए, किसी वस्तु पर पृथ्वी के आकर्षण बल को किस रूप में जाना जाता है? वस्तु का भार, वस्तु की गति, वस्तु का घर्षण या फिर वस्तु का द्रव्यमान। आंसर देख रहे हैं प्रश्न का। सही आंसर है ए, यानी कि वस्तु का भार। अब देखिए, कोई जो आपकी वस्तु है, मान लीजिए ये बोरी है आपकी, ठीक है। इस बोरी को अगर आप उठाएंगे तो क्या है, ये पृथ्वी से जुड़ी हुई है, पृथ्वी के प्रति इसका आकर्षण है ना, आकर्षण, इसीलिए तो आपको उठाने में ताकत लगानी पड़ रही है ऊपर की ओर, यानी कि जो आकर्षण बल है वही इसका भार है। तभी आप बताते हैं भाई इतना इसका भार है, 50 किलो की बोरी है, 60 किलो की बोरी है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपनी ओर उसको आकर्षित कर रही है, ठीक है। उठाने में आपको ताकत लगानी पड़ रही है, इससे आप उसका वजन का पता लगाते हैं। तो वस्तु का भार जो होता है वो पृथ्वी के प्रति वस्तु का आकर्षण ही होता है, ठीक है। देख लीजिए, तो वस्तु का, अब ये आकर्षण वाली हमने आपको बता दी, वस्तु का भार क्या होता है? आकर्षण होता है। दो और ऑप्शन है, द्रव्यमान क्या होता है? देखिए, तो वस्तु का द्रव्यमान किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा है, यानी कि जैसे ये कोई मान लीजिए बॉल है, ठीक है। इस बॉल के अंदर लोहे की बॉल है, तो इस बॉल के अंदर जितनी भी पदार्थ भरी हुई है यही उसका क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। चलिए घर्षण बल की बात कर लेते हैं। तो वस्तु का घर्षण बल वह बल है जो किसी वस्तु की गति के कारण सतह पर लगाया जाता है। मान लीजिए इस रोड पर आप चल रहे हैं, तो आप चलते जाएंगे तो क्या आपके द्वारा जो बल लगाया जा रहा है इस रोड पर, यही इसका घर्षण बल होता है। इसी घर्षण की वजह से आप चल पाते हैं। अगर आपके जूतों में घर्षण नहीं होगा तो आप मतलब फिसल करके गिर जाएंगे, ठीक है। बर्फ पर चलना इसीलिए कठिन होता है क्योंकि घर्षण बहुत कम होता है, इसलिए बर्फ पर नहीं चल पाते। वो स्टिक लेकर के चलते हैं, जब ऊपर चढ़ते हैं स्टिक धसाते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, धसाते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका घर्षण बल हो गया। चलिए सारी चीज़ें समझ में आ रही हो तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करने से क्यों कतरा रहे हैं? वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न, पानी में डूबी हुई चीज़ों का पता लगाने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, बड़ा नॉर्मल सा प्रश्न है, लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है, ठीक है। फेमस प्रश्न है, सोनार का, एक्सरे का, अल्ट्रासाउंड या फिर कोई नहीं। आंसर देख लें, प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि जो सोनार होता है, इस सोनार की मदद से जो है पानी में डूबी हुई चीज़ों को देखा जाता है। तो पानी में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यह यंत्र पनडुब्बियों में लगा रहता है, जो भारतीय सेना की पनडुब्बियां होती हैं जो जल के अंदर चलती हैं, इनमें यह यंत्र लगा रहता है। इससे पता चल जाता है भाई आगे जो है बहुत बड़ी चट्टान है, ठीक है ना, आगे ये वस्तु पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि इससे जो तरंगे निकलती हैं वो इससे टकरा करके वापस आती हैं, और सोनार उनको कैलकुलेट करके बताता है आगे कितनी बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सोनार जो होता है ये पनडुब्बियों में लगा रहता है। इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, तो फुल फॉर्म देख लीजिए। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जरूर याद रखिएगा, पूछा जाता रहता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये सोनार का फुल फॉर्म होता है SONAR, ये सोनार लिखा है, इसी का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए, तो अगला प्रश्न है, कौन सा उपकरण विद्युत की चुंबकीय शक्ति पर निर्भर करता है? यानी कि कौन सा उपकरण है जो विद्युत से चलता है? पंखा, टेलीफोन रिसीवर, डायनमो या फिर सभी? आइए आंसर देखते हैं। विद्युत चुंबकीय शक्ति किसकी वजह से चलता है? तो प्रश्न का सही आंसर है डी, यानी कि ये सारे के सारे जो हैं वो विद्युत चुंबकीय शक्ति से संबंधित हैं। कैसे? आइए देखते हैं। तो टेलीफोन सिस्टम, पंखा तो आप जानते हैं विद्युत शक्ति से चलता है, जानते हैं पंखा ऊपर चल रहा होगा, ठीक है। टेलीफोन सिस्टम विद्युत संकेतों को प्राप्त करता है और उन्हें ध्वनि तरंगों में बदल देता है। यानी कि टेलीफोन जो रिसीवर होता है उसमें विद्युत संकेत आते हैं और उसको क्या कहता है, ध्वनि में परिवर्तित कर देता है। तो आप समझ जाते हैं कि कौन आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। चलिए डायनमो क्या होता है? ये तो प्रश्न कई बार पूछा गया डायनमो वाला। तो डायनमो एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को, याद रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रश्न पूछा जाता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र परिवर्तित करता है? तो वो आपका डायनमो होता है, ठीक है। चलिए आज का प्रश्न आपको बता दें, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कल वाली वीडियो में आपका नाम स्क्रीनशॉट के साथ में आएगा, ठीक है।
देखिए, तो ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास में, और ये सब्सक्राइब ज़रूर करके सामने घंटी वाली बेल आइकन दबा लेना है। इसके बाद आपको बता रहे हैं कौन-कौन ने कल आंसर दिया था, ठीक है? उसके बाद सक्सेस जंक्शन, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आपकी इस वीडियो की पीडीएफ 2 दिन बाद डल जाएगी, तो यहाँ पर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, सर्च करके ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? चलिए देखते हैं कल किस-किस ने आंसर दिया था। तो कल हमने पूछा था कि जो खजुराहो के मंदिर है किसने बनवाए थे? तो देखिए यहाँ पर किस-किस ने आंसर दिया है। तो रवि चौकीकार, ठीक है? रवि चौकीकार ने कहा है चंदेल वंश के शासक चंद्रवर्मन ने खजुराहो टेम्पल को बनाया था। 85 मंदिरों में से 25 शेष हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी डिटेल में जानकारी दी। अवंतिका ने कहा है, अवंतिका शुक्ला चंदेल वंश। रोली मिश्रा ने कहा है चंदेल वंश। उसके बाद यूरोपियन कहा है ध्रुपद समारोह भोपाल में होता है ना। उसके बाद श्रद्धा वैद्य ने कहा है खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था, ठीक है? मिस्टर प्रभाकर वाइटी ने कहा है खजुराहो में मंदिर चंदेल राजाओं ने बनाया था। तो इन लोगों ने आंसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है? थैंक यू बोल देते हैं भाई, लिख देते हैं जिससे आप लोग को समझ में आ जाए हाँ भाई थैंक यू है, ठीक है? चलिए, और आज का प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, कल आपका नाम भी ऐसे ही दिखाई देगा। चलिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। लगातार ये वीडियो सीरीज चलती रहेगी। पटवारी की वीडियो सीरीज अलग चल रही है। आपको अब स्क्रीन पर एक ऐसा जो है बॉक्स दिखने लगा होगा, वहाँ पर पटवारी की प्रैक्टिस सेट दिख रहे होंगे और यहाँ पर आबकारी की प्रैक्टिस सेट दिख रहे होंगे, ठीक है? तो दोनों की आप लगातार प्रैक्टिस फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। चलिए, जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।